ऐसे ही पहले ऐसे नालायक लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू देश को गुलाम करा था। आज ये लोग इन कंपनी के जरिए गुलाम कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड किया तो हमारा यहाँ पे मौजूद होना श्रद्धांजलि व्यक्त करना है। ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि कहीं हमारा देश में जो सरकार है मौजूदा ये संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति तो नहीं ला रही। तो इस सरकार चारों तरफ से लुटेरी सरकार है और इस देश को लूटने के लिए आए। इन्होंने सारा देश बेच दिया। अगर ये देश फिर बर्बाद किया गया, गुलाम किया गया, मनुस्मृति लागू की गई तो जो हमारे लोगों ने फांसियों के रस्सों को चूमा, हज़ारों लोगों ने काले पानी जैसी जेलों में जाकर इस देश को आज़ाद कराया, संविधान को लागू करवाया, उनकी पूरी जो कुर्बानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सर आप कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं बठिंडा से हूँ, जबरजंग सिंह मेरा नाम है, पंजाब से आया। तो आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं, आप उन बच्चों का साथ देने के लिए आए हैं, उन माता पिता का साथ देने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं और जो बच्चे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करवा के बैठ चुके हैं। मैं इस प्रोटेस्ट का पूर्ण तौर से समर्थन करने के लिए आए हैं। जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी, हमारी राजनीतिक पार्टियों ने लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई ये बच्चे लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, ये बधाई के भी पात्र हैं। और जो बच्चों का कत्ल किया गया है हमारे सिस्टम की तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से, हम उनके परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है जी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ से मंच से लगातार ये ऐलान हो रहा है कि जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उन बच्चों की जान का जो जिम्मेदार है वो और कोई नहीं, वो सिस्टम है, यानी कि उन बच्चों के हत्यारा उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो रूलर हैं इस देश के। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन छात्रों के परिवारों को कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट से कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी उनके दिमाग में कि उन्होंने इतना आत्मघाती कदम उठा लिया, ताकि जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में ऐसे छात्र जो हैं वो आत्महत्या जैसा घातक कदम ना उठाएं। क्योंकि जब एक इंसान मरता है तो सिर्फ वो नहीं मरता है, उसके दोस्त भी मरते हैं, उसके माँ बाप भी मरते हैं, परिवार भी मरता है। और हम जैसे लोग, हमको इस प्रोटेस्ट से उतना मतलब नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड किया तो हमारा यहाँ पे मौजूद होना श्रद्धांजलि व्यक्त करना है। आपने देखा हमारे पास कोई तख्ते नहीं है। हमको बड़ा दुख है कि कैसे इतने बच्चों, क्या सोचा होगा जब उसने गर्दन में फंदा लगाया होगा। क्या उसकी उम्मीद नहीं होगी? क्या उसकी लाइफ में और भी चीज़ें होंगी, उसके दोस्त होंगे, हो सकता है उसकी कोई प्रेमिका हो, या फिर हो सकता है उसकी लाइफ में मूवीज़ देखता हो, कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा ना। लेकिन एक नीट सड़े से एग्ज़ाम ने उसकी लाइफ डिसाइड कर ली। तो हमें बेसिकली उन बच्चों को भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। उनकी साइकोलॉजिकल लेवल, हाई लेवल से कमेटी बैठानी चाहिए जिसमें कि जितने भी संपूर्ण छात्र हैं उसकी रिसर्च और पता चले कि रूट कॉज क्या है इसका। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से अब पढ़ाई का जो प्रेशर है बच्चों पर बढ़ रहा है, उनके फ्यूचर का बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब भी पेपर लीक हो जाते हैं तब तक वो एकदम अंदर से टूट जाते हैं, जो इस कदम को उठाने पर वो मजबूर हो जाते हैं, तो आप क्या कुछ मांग करते हैं कि क्या उन बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उन बच्चों से ये पता करना चाहिए कि उनके मन में क्या क्या कुछ? पहले तो जितने मिनिस्टर्स हैं, एनडीए के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और इनको ये जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है, अगर निभा नहीं सकते, एक बहुत फैज़ का एक बहुत ही फेमस शेर है, उसमें वो ये कहते हैं, कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मतलब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आप उस पोस्ट को छोड़ दीजिए। आप अपने साथ न्याय करेंगे और आपके न्याय के साथ लोगों का भी न्याय हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए, मतलब आप क्या मतलब है। और दूसरी बात, काउंसलिंग बच्चों की, तो बच्चों की मुझे लगता है कि काउंसलिंग जैसी नौबत आनी नहीं चाहिए। इतना मजबूत सिस्टम बनना चाहिए जिसमें कि एक रत्ती % भी चांस ना हो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी चाह ले तो करप्शन ना हो पाए, पेपर लीक ना हो पाए। सर, हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे राज्य में जो है इस्तीफे नहीं होते हैं, यानी कि बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये कहा गया है। ये खुद क्या कहते हैं हमारे नहीं, ऐसा है, जो इंसान है उसके अंदर संवेदनाएं हैं, उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर दिल है, तो वो लोग अगर होंगे किसी भी सिस्टम में हो, किसी सरकार में हो, वो तो इस्तीफ़ा ज़रूर देंगे। हाँ, जो
रावण की विचारधारा को मानने वाले राक्षस वृत्ति के लोग होंगे, मैं उनका मान सकता हूं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि रावण को भी उसके भाई ने भी समझाया, सब लोगों ने समझाया कि तुम गलत हो। उसको खुद को भी ज्ञान था, वो एक ज्ञाता आदमी था, चारों वेद 18 स्मृति 18 पुराण स्मृतियों का ज्ञाता था। उसको पता था कि जो मैंने किया है बहुत गलत किया है, खासकर मैंने एक साधु का वेश धारण करके। लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बजाय पूरे लोगों को मरने दिया, पूरा युद्ध होने दिया। ये लोग अगर उसकी विचारधारा को मानने वाले हैं, वैसी राक्षस बुद्धि वाले लोग हैं, फिर तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इनको ये इस्तीफा नहीं देंगे। और अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी, तो इनको इस्तीफा ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इनको अपनी सरकार भंग करके आम चुनाव कराने चाहिए और नए लड़कों को, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों को एमपी मिनिस्टर बनाकर देश सेवा में लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ इस सरकार, भ्रष्ट सरकार को बढ़ाते हुए देश के पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, थर्मल हो, सब चीज़ों को बेचने का जो काम कर रहे हैं। इन चीज़ों से देश को बचाया जाए, क्योंकि ऐसे ही पहले ऐसे नालायक लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू देश को गुलाम करा था। आज ये लोग इन कंपनी के जरिए गुलाम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आरएसएस की विचारधारा जो है, मनुस्मृति इस देश पे ये थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं, देश के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोका जा सके। क्योंकि आप देखेंगे कि मनुस्मृति ही कहती है कि किसको पढ़ने का हक है, किसको नहीं है। मनुस्मृति के मुताबिक, इनके मुताबिक ये है कि किसको अपना घर में रहने का हक है, किसको नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो ये झुग्गियों के नाम पर घर ढाए जा रहे हैं, जो ये नीट जैसे पेपरों का मसला हो रहा है, ये संपदा बेची जा रही हैं, ये जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम पर भी उंगलियां उठने लगी हैं कि एक प्रॉपर एक लोगों को बाहर कर दिया जाता है, कुछ लोगों को ऊपर लाया जाता है। तो ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि कहीं हमारा देश में जो सरकार है मौजूदा, ये संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति तो नहीं ला रही। अगर ऐसा कुछ है तो हर जन का, जो भी इस देश का नागरिक है, उसको इसका विरोध करना चाहिए। खासकर जो औरत जाती है, मैं आप बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँओं से एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपको हक मिले हैं, चाहे पिता की प्रॉपर्टी में हक हो, चाहे वोट डालने का हक हो, चाहे आज़ादी से पढ़ने का, काम करने का, घूमने का जो हक है, ये आपको इस संविधान ने दिया है। अगर ये संविधान ख़त्म किया जाएगा, मनुस्मृति आएगी, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आप लोग होंगे। ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूँगा, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ इन लोगों का नहीं है, या सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं है, पूरे देश का है। देश के पढ़े लिखे नौजवान, किसानों, औरतों, हर तबके के लोगों का है। हर तबके को बाहर आना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को बाहर आना चाहिए, हर सूझवान आदमी को, इंसान को, औरत को, बच्चे को इसके समर्थन में आना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, अपनी स्टेट के गवर्नर हाउस के सामने जाकर बैठ जाइए। वहाँ नहीं जा सकते तो डीएम हाउस, डीसी हाउस, अपने डिस्ट्रिक्ट हाउस में जाकर धरना दीजिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो कम से कम इंटरनेट पर जाकर कोई रील, कोई वीडियो बनाकर इनका विरोध करें। नहीं करेंगे तो एक मौन समर्थन सरकार का ही कर रहे हैं आप लोग। इसलिए जिंदा है तो जिंदा नज़र आने वाली जो बात की जाती है वो अपना दिखाएं और इन चीज़ों को करें। अगर ये देश फिर बर्बाद किया गया, गुलाम किया गया, मनुस्मृति लागू की गई, तो जो हमारे लोगों ने फांसियों के रस्सों को चूमा, हज़ारों लोगों ने काले पानी जैसी जेलों में जाकर इस देश को आज़ाद कराया, संविधान को लागू करवाया, उनकी पूरी जो कुर्बानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर पता नहीं इस देश को उस चीज़ों से निकालने के लिए कितने लोगों को फिर कुर्बानियाँ करनी पड़ेगी। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, इस देश की संपदा को, आज़ादी को, संविधान को बचाने के लिए हर जन को बाहर आना चाहिए। मैंने उनमें से कुछ बच्चों के सुसाइड नोट पढ़े हैं और उसमें जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की हैं, अगर उनको धर्मेंद्र प्रधान या फिर कोई भी एनटी से जुड़ा व्यक्ति पढ़ लेगा ना, तो वो शर्म के मारे इस्तीफ़ा दे देगा, मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, यहाँ पे जो जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको आतंकवादी, दहशतगर्द तक कहा मैं बता रहा हूँ, आतंकवादी वो होता है जो कि दहशत फैलाए, लोगों को मारे। तो असली आतंकवादी वो है जिनकी वजह से, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जिनकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई, वो असली आतंकवादी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को उनको आतंकवादी कहना चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष आज कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी जितने
जितने विपक्षी नेता हैं उन सबको एक होना चाहिए, सोलाइडरिटी दिखानी चाहिए। और इस मूवमेंट को नहीं, अगर वो इस मूवमेंट को नहीं कर सकते हैं तो इंडिपेंडेंटली वो अपनी बात रखें और सरकार पे दबाव बनाएं ताकि उन बच्चों के साथ न्याय हो और उन आगे के लिए ये सुनिश्चित हो जाए कि ऐसा ना हो। विपक्ष बहुत कमज़ोर दिख रहा है। राघव चड्ढा जैसे लोग जो कि समोसे और चटनी की बात करते थे। ये कहा जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो हम या तो निर्मला सीतारमण जी को या फिर राघव चड्ढा जी को उस पद पे बिठाएंगे जो आज धर्मेंद्र प्रधान जी के जिस पद पे आज धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हैं। तो आप दोनों ही टोटल फेलियर हैं। ठीक है, राघव चड्ढा तो बोल रहे थे कि चाहे कितने करोड़ों पैसे ले आए हमको कोई खरीद नहीं सकता। वो बिक गए हैं, बिके हुए और दल बदलू नेता की विश्वसनीयता वैसे ही ख़राब हो जाती है। उन्होंने नीट के बच्चों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने पंजाब के साथ गद्दारी की है क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा मेंबर थे। उन्होंने पंजाब के साथ गद्दारी की। जो इंसान एक स्टेट के लोगों के साथ गद्दारी कर सकता है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात, निर्मला सीतारमण की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, पूरी महंगाई से लेके इन्फ्लेशन, डॉलर की कीमत 95-96 रुपीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और बेरोजगारी इस लेवल पे, हाई लेवल पे है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी पूरी फेल है। निर्मला सीतारमण को लोग देखते ही उनको लगता है कि महंगाई ताई। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ईमानदार नेता थे जिनका नाम था नितिन गडकरी, जिन्होंने बैकग्राउंड में एक कंपनी बनाई सियाग एग्रो, है ना, और अपने ही बेटी की कंपनी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इथनॉल करना चालू कर दिया। अभी वो 20% में ला रहे हैं और अभी वो 100% भी लेके आएंगे। और आने वाले उनके स्टॉक प्राइजेस 40 रुपीज़ था जो 3000 तक पहुंच गया। तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट करप्शन है और इनको भी, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे आम लोग, हम जैसे लोग, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, बस वाले, बाइक वाले सभी परेशान हैं। तो ये इथनॉल स्क्रैप होना चाहिए। 100% इथनॉल का अधिकार सबको मिलना चाहिए। जिसको चॉइस है वो ले ले इथनॉल वाला पेट्रोल। सर, आप क्या कुछ सोचते हैं कि किस तरीके से जो ये सरकार है इस प्रोटेस्ट को देख रही है, बावजूद उसके उन लोगों को कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है, ना इन बच्चों को न्याय मिल रहा है, ना उन पेरेंट्स को न्याय मिल रहा है जो बच्चे हैं उनको खो कर बैठे हैं। आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं कि क्या ये आगे चल के और ज़्यादा बढ़ेगा, क्या सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस प्रोटेस्ट का? इस सरकार ने आज तक किसी का दबाव माना ही नहीं। ये तो निर्दय सरकार है। पहले किसान बैठ के चले गए 18 महीने, कितने किसान मरे बेचारे, शहीद हो गए। ये सरकार नहीं मानती है तो लोगों को पैसा देके MP MLA खरीदते और सरकार अपनी बना के रखती है। ये गुजरात से रंगा बिल्ला हैं दोनों तड़ी पार। ये लोग सरकार, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति, मंदिर मस्जिद करके राजनीति चमकाना चाहते हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं। इनको तो चाहिए बस हमारी सरकार तो ये कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, ये कहा जाता है। रोजगार 2 करोड़ क्या, इनको 12 साल हो गए। 2 करोड़ से अगर सालाना लगाया तो 24 बैठते हैं। 24 करोड़ क्या, इन्होंने 24 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने बेरोजगार कर दिए। रामदेव बोलता था अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो तेल 35 से 40 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल, और काला धन इतना देश में आ जाएगा कि 50 साल देश को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सलवारी बाबा पता नहीं कहाँ छुप गया, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही अन्ना हज़ारे भी पता नहीं कहाँ भूमिगत हो गया, ना वो दिखाई देता। रामले ग्राउंड के अंदर 5 दिन हम लगातार गए इनके अनशन के अंदर। और ऐसे ही केजरीवाल आया, केजरीवाल की थोड़ी सी ये स्कीम अच्छी है जो बिजली दे रहा है, 200 यूनिट फ्री दे रहा है और महिला बस फ्री चल रही हैं। और हरियाणा में भाजपा सरकार है और ना वहाँ महिला फ्री हैं, ना 200 यूनिट किसी को बिजली मिल रही है। जहाँ भाजपा का दाम लग रहा है वहाँ जनता को खूब काट रही है। अभी मैंने अपनी मिसेज की मेडिकल क्लेम करवाया है जो 55,500 कुछ का है, 10 लाख का। उस पर 9,000 रुपये इसने GST ले लिया है। जब हम इंश्योरेंस कंपनी को अपनी घरवाली के लिए एक सेफ वो बनवा रहे हैं मेडिकल का कार्ड, तो इसमें 9,000 सरकार क्यों ले रही है हमारे से? तो वो जो हमें 45,000 का मिलना, 44,000 का, वो हमें 55,500 का मिल रहा है। तो इस सरकार चारों तरफ से लुटेरी सरकार है और इस देश को लूटने के लिए आए। इन्होंने सारा देश बेच दिया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।